नमस्ते, मेरा नाम अनु है और अब हम करेंगे चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, पेज नंबर 159, एक्सरसाइजेस. Number 1. A Mendelian experiment consisted of breeding tall pea plants bearing violet flowers with short pea plants bearing white flowers. तो एक आदमी था मेंडल और उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए उसे मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स, जो लंबे पी माने PEA मटर के प्लांट्स, तो लंबे मटर के प्लांट्स जिस पे बैंगनी कलर के फूल थे, उसने छोटे मटर के प्लांट्स जिस पे सफ़ेद फूल थे उनको साथ में किया था. द प्रोजेनी ऑल बोर वायलेट फ्लावर्स, जो उनके छोटे पौधे थे, बच्चे थे, समझो प्रोजेनी बच्चे. ऑल बोर वायलेट फ्लावर्स, उनके सारे बैंगनी फूल थे. बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट, पर आधे जो थे वो छोटे थे. This suggests that the genetic makeup of the tall parent can be depicted as. तो इसका मतलब है जो जीन्स हैं लंबे पेरेंट की हैं, लंबे पौधे की, उन कैन बी डिपिक्टेड एज. तो हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? तो ये एक्चुअली इसका आंसर है बड़ा टी, छोटा टी, बड़ा डब्लू, बड़ा W, which means number C. So TTWW could be the genetic makeup of the tall parent. Since half of the progenies are short, this means that the parent plant also have a set of short genes. तो आप जो बड़ा T और छोटा T देख रहे हैं, तो जो लंबा पेरेंट है उसमें एक बड़ा T है क्योंकि वो लंबा है, और उसमें एक और जीन है जो छोटा T है, क्योंकि हमें ये पता है क्योंकि उसके जो बच्चे हैं वो छोटे हैं. तो छोटा जीन पेरेंट में होना ही है, इवन दो वो लंबा अभी है, पर वो उसमें छोटा टी भी है क्योंकि उसके बच्चे जो हैं छोटे हैं. Since half of the progenies are short, this means that the parent plant will also have a set of short genes, जो अभी मैंने बताया. All progenies bore violet flowers, जो बच्चे थे उस सारे उनके फूल बैंगनी थे, which means that violet color is dominant over white. इसका मतलब है जो बैंगनी कलर है वो डोमिनेंट या ऊपर है, और वाइट वाला माने सफ़ेद वाला नहीं है, इसलिए कैपिटल W. अगर सफ़ेद होता तो छोटा W होता. ठीक है, तो इसलिए आंसर नंबर C है. An example of homologous organs is. अच्छा, और फिर ये चॉइसेस दिए गए हैं और इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. ओके, ठीक है, माने नंबर D. मैं समझाती हूँ. A homologous structure is an example of an organ or bone that appears in different animals, underlying anatomical commonalities demonstrating descent from a common ancestor. Homologous ये होता है कि अलग अलग जानवरों में दिखता है, पर वो एक ही पूर्वज से आता है. ठीक है, एंड जो काम करता है वो भी सिमिलर है, जैसे हमारा हाथ है और कुत्ते का पैर है, उस सेम टाइप ऑफ काम करता है. ओके, एलिफेंट्स टस्क्स आर स्पेशल, और फिर आर टीथ एंड एलिफेंट्स टस्क्स. जो एलिफेंट हाथी के जो दांत होते हैं वो स्पेशल होते हैं, वो डिगिंग के लिए माने खोदने के लिए, गड्ढा या अगर कुछ खाना है तो खोदने के लिए. ओके, और ऑल्सो फाइटिंग के लिए माने मारपीट के लिए, लड़ाई के लिए लड़ाई. ओके, एंड पोटैटो एंड द रनर्स ऑफ ग्रास. जो पोटैटो है माने आलू है, और जो घास है उसमें जो है उसमें भी एक चीज़ कॉमन है. तो ये इसलिए हमें पता लगता है कि ये जो सब हैं एक ही पूर्वज से आए हैं, इसलिए होमोलोगस ऑर्गन्स हैं. अच्छा, नंबर 3. In evolutionary terms, we have more in common with a Chinese schoolboy, a chimpanzee, a spider,
or a bacterium. ओके तो ये जब हम देखेंगे organisms belonging to the same species have more in common than organisms belonging to a different species. तो हम मनुष्य हैं, चाइनीज स्कूल बॉय भी मनुष्य है, तो वो हमारे जैसा है। चिंपैंजी, हाँ शायद हमारे पूर्वज और चिंपैंजी के पूर्वज एक थे, पर ज़्यादा कॉमन जो है चाइनीज स्कूल बॉय के साथ है। स्पाइडर, मकड़ी के साथ हमारा ज़्यादा कुछ कॉमन नहीं है, और बैक्टीरियम ये कीटाणु हमारे साथ ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो इसका आंसर हुआ ए, चाइनीज स्कूल बॉय। ओके, नंबर 4। A study found that children with light color eyes, एक स्टडी की गई थी, उसमें देखा थी कि बच्चे जिनकी आँख है जो है लाइट कलर की है, माने जैसे ग्रीन या ब्लू या ग्रे, आर लाइकली टू हैव पेरेंट्स विद लाइट कलर आइज। वो ज़्यादातर उनके जो माँ बाप हैं उनकी भी लाइट कलर आँखें होती हैं। On this basis, can we say anything about whether the light color eye trait is dominant or recessive? इसके बेसिस आधार पे हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइट कलर की का लक्षण है आँखों का, ये डोमिनेंट है माने सबसे ऊपर है, या रिसेसिव नीचे है। वाई या वाई नॉट, क्यों या क्यों नहीं। Okay, so basically, unless we know the genotype of these variants, it is not possible to tell which is dominant or recessive. At least 3 generations are required to come to any conclusion about the genotype of a particular trait. तो 3 पीढ़ी की ज़रूरत है हमें पहले देखने के लिए कि ये जो लाइट आइज़ का लक्षण है ये जाएगा अगले बच्चों में या नहीं। 2 पीढ़ी बस नहीं है, तो खाली माँ बाप और उसके बच्चे बस नहीं है, एक और पीढ़ी की ज़रूरत है, 3 पीढ़ी की ज़रूरत है। ओके, तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया ये इनफ नहीं है, और चाहिए इन्फॉर्मेशन, एक और पीढ़ी चाहिए। Okay, how are the areas of study, evolution and classification interlinked? तो जो evolution है क्रमवागत उन्नति, और classification meaning कि जैसे वर्टिब्रेट्स होते हैं जिसमें पीछे का जो बोन होता है ना, उसमें ये डायनासोर्स भी होंगे और हम भी होंगे, तो ये क्लासिफिकेशन हुआ, बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन हुआ। जिनमें भी ये पीछे का बोन होता है वो सारे उसी में जाएंगे, जैसे उसमें छिपकली भी जाएगी क्योंकि उनमें भी होता है, और क्लासिफिकेशंस छोटे छोटे होते जाते हैं, तो इसे क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो इन दोनों का कि क्या रिलेशनशिप, और ये दोनों कैसे साथ हो सकते हैं, क्लासिफिकेशन और एवोल्यूशन। Classification and evolution are highly interlinked fields of study because the classification of organism is influenced by its evolution. An organism may have a different type of look based on its morphology and are classified into a different group as compared to other organisms. This is because due to the difference in the type of adaptation the organism has evolved. The theory of evolution is based on the idea that all the species are related and gradually change over time. तो एवोल्यूशन या क्रमागत उन्नति क्या ये कहना है कि जो भी जाति है धरती पे, वो सारे जो हैं रिलेशनशिप में हैं, माने वो सारे रिश्तेदार हैं, हम सारे रिश्तेदार, मकड़ी हमारी रिश्तेदार है, छिपकली हमारी रिश्तेदार है, कॉकरोच हमारा रिश्तेदार है, क्योंकि हम सब जो हैं सेम सोर्स से आए थे सैकड़ों सैकड़ों साल पहले, और हम सब डिफरेंट होते गए, है ना, ग्रेजुअली इवॉल्व होते गए। तो मनुष्य के जैसे बंदर वगैरह हैं, अच्छा मकड़ी के जैसे और हैं छिपकली, और डायनासोर्स वगैरह कहीं और से आई थी, तो ये उनका क्लासिफिकेशन हुआ। पर एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन का ये रिश्ता है कि एवोल्यूशन ये बताता है कि हम कहाँ से आए थे, और क्लासिफिकेशन ये है जो हमें ग्रुप्स में डालता है। ठीक है, explain the terms analogous and homologous with examples. अच्छा, तो analogous क्या होता है, homologous क्या होता है, और फिर इसके examples दीजिए। Homologous organs are those organs which have the same basic structural design
तो होमोलोगस ऊतक ये होते हैं जिनका बेसिक डिज़ाइंस या स्ट्रक्चर सेम होता है बट डिफरेंट फंक्शंस, माने अलग अलग काम करते हैं. Analogous organs are those organs that have different basic structural design. Analogous ऊतक वो होते हैं जिनका डिज़ाइन अलग होता है but have similar functions, पर सेम काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर एनालोगस का एग्जाम्पल पूछोगे तो विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. द विंग्स माने पंख जो हैं चिड़िया के, वो उन्हें उड़ने के लिए यूज़ करती हैं. इंसेक्ट्स जो हैं माने ये जैसे कॉकरोच है, मक्खी है वगैरह, कोई कोई उड़ने के लिए यूज़ करते हैं और कोई कोई उड़ते नहीं हैं. तो पर डिज़ाइन जो है पंखों का, चिड़ियों का और मक्खी का डिज़ाइन डिफरेंट है, पर वो सेम यूज़ करती हैं, माने उड़ने के लिए ही यूज़ करती हैं. ठीक है. तो उसका ये एग्जाम्पल हुआ. Homologous organs are those organs same basic structural design and origin but have different function. ये organs हमारे human body में हुए, जैसे हम बोल सकते हैं हाथ और पैर. ओके ये एक होमोलोगस ऑर्गन्स हुए, पर क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है पर वो अलग अलग काम करते हैं. अच्छा, या पेट या स्मॉल इंटेस्टाइन, स्ट्रक्चर उनका सेम है पर अलग अलग काम करते हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं. Okay. Outline a project which aims to find the dominant coat color in dogs. एक प्रोजेक्ट आप बनाएं और इसका बोलें कि कुत्तों में जो है डोमिनेंट कोट कलर, सबसे ऊंचा जो है कलर उनके बाल का, फाइंड द डोमिनेंट कोट कलर. कोट कलर इन डॉग्स इज गवर्न्ड बाय अ वैरायटी ऑफ जीन्स. ठीक है. तो जो इनके बाल का कलर है कुत्तों में, वो कई जीन से आता है. एटलीस्ट 11 जीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड दैट इन्फ्लुएंस द कलर ऑफ अ कोट इन डॉग. 11 जीन. सो 11 जीन से आता है. डोमिनेंट जीन इज अ जीन दैट इज एक्सप्रेस्ड. ओके, डोमिनेंट माने जीन जो दिखती है, रिसेसिव जो जीन दिखती नहीं है. ठीक है. तो let us consider one parent, तो अब ये एक्सपेरिमेंट या प्रोजेक्ट है. अच्छा, let us consider one parent is homozygous black, माने एक पेरेंट है कुत्ते का, एक माँ या बाप जिसका कलर काला है, और माने कैपिटल P कैपिटल B. ठीक है. एंड अनदर पेरेंट इज होमोजाइगस ब्राउन. ठीक है. और दूसरा वाला है ब्राउन कलर का, छोटा b. क्रॉस बिटवीन द टू पेरेंट्स, जब दोनों के जो है बच्चे बनते हैं तो उनके बच्चे आएंगे कैपिटल बी और छोटा बी. नाउ वी डोंट नो वेदर ब्लैक इज डोमिनेंट. हमें पता नहीं है कि कौन सा डोमिनेंट है, काला या भूरा. By observing the offsprings produced, we can say which one is dominant. हम देख सकते हैं कि बच्चे जब पैदा होंगे तो कौन सा वाला डोमिनेंट है. इफ़ दी पहला जनरेशन जो उनके बच्चे पैदा होंगे माँ बाप के, अगर काला हुआ देन काला डोमिनेंट है, अगर भूरा हुआ तो भूरा डोमिनेंट है. ओके, फिर Number 8. Explain the importance of fossils in deciding evolutionary relationships. बताइए कि क्या महत्वपूर्णता है फॉसिल्स की क्रमागत उन्नति के रिश्ते डिसाइड करने में. Fossils provide the knowledge of animals and plants that lived hundreds of years ago which are now extinct. तो सैकड़ों साल पहले जो जानवर थे, जो पौधे थे, जो अब नहीं है, फॉसिल्स उनके बारे में बताते हैं. It helps us to compare the organisms that lived in earlier times and their present descendants. वो हमें बताता है कि पहले टाइम, सैकड़ों साल पहले कौन जीवित था, कौन से जानवर या पौधे जीवित थे, और जब हम आज देखते हैं कौन से जीवित हैं तो हम रिश्तों के बारे में बता सकते हैं. They are the connecting link between the two groups and help in study of evolution. तो वो कनेक्ट करते हैं और हम देख सकते हैं कि कैसे वो जो जानवर था वो टाइम वो कैसे दिखता था और अब कैसे दिखता है और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों में. ठीक है. What evidence do we have for the origin of life from inanimate matter?
हम क्या बोल सकते हैं कि जीवन कैसे शुरू हुआ। एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग काफ़ी बड़ी हो रही है, मैं ये नंबर 9 अगले वाले में शुरू करती हूँ।